नमस्कार बच्चों। हम जो 11वीं कक्षा का 11वां 11वीं कक्षा का दूसरा पाठ का अध्ययन कर रहे थे, उसमें हमने पहली वीडियो में 6 श्लोकों का अध्ययन किया था। उसके बाद जो हमारा 7वां श्लोक आता है, तो इसका हम हिंदी अनुवाद करेंगे। 7वां श्लोक है, जलम प्रसन्नम कुसुम प्रहासम क्रोंच स्वनम शालिवनम विपक्वम मृदुश्च वायु विमलश्च चंद्र ससंति वर्ष व्यापनित कालम। अर्थात प्रसन्नम होता है स्वच्छ, कुसुम प्रहासम होता है खिले हुए फूलों से युक्त, और क्रोंच स्वनम क्रोंच पक्षी की आवाज, शालिवनम धान का खेत, जो धान का खेत होता है, विपक्वम पका हुआ, मृदुश्च कोमल, वायु हवा, विमलश्च विमल स्वच्छ, चंद्र है चंद्रमा, संसंति सुशोभित करते हैं, वर्ष व्यापनित कालम वर्षा ऋतु के बीत जाने के समय को, अर्थात शरद ऋतु के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर कहते हैं कुसुम प्रहासम प्रसन्नम जलम क्रोंच स्वनम। कुसुम प्रहासम खिले हुए फूलों से युक्त स्वच्छ जल है, प्रसन्नम जलम, कुसुम प्रहासम प्रसन्नम जलम, खिले हुए फूलों से युक्त स्वच्छ जल है, क्रोंच स्वनम क्रोंच पक्षी की आवाज, और विपक्वम पके हुए धान का खेत, तथा मृदु वायु और कोमल शीतल वायु, कोमल शीतल पवन हवा वायु, एवं विमला चंद्र है और स्वच्छ चांद, ये सब वर्ष व्यापनित कालम से संति ही, ये सब वर्षा ऋतु के बीतने के बाद के समय अर्थात शरद ऋतु को सुशोभित कर रहे हैं। ये सब जो बताया गया है, अर्थात इसका अभिप्राय है खिले हुए फूलों से युक्त स्वच्छ जल, क्रोंच पक्षी की आवाज, पके हुए धान का खेत, कोमल शीतल पवन और सुंदर स्वच्छ चांद, ये सब वर्षा ऋतु के बीतने के बाद के समय शरद ऋतु को सुशोभित कर रहे हैं। जैसे शरद ऋतु, जब सर्दी की ऋतु शुरू होती है, उस समय धान के खेत पके हुए होते हैं, बहुत सुंदर शीतल हवा चलती है, तो ये सब कुछ वर्षा ऋतु के बीतने के समय को उसको सुशोभित कर रहे हैं। 8वां श्लोक है हमारा, लोकम सुवृष्टया परितोषित्वा नदीस्तटाकराणि च पूरित्वा निष्पन्नस्याम वसुधाम च कृत्वा त्यक्त्वा नभस्तोयधरा पर्यातः। अर्थात यहाँ पे बताया गया है कि जो तोयधरा लोकम सुवृष्टया परितोषित्वा, लोकम जनों को, लोगों को, सुवृष्टया अच्छी वर्षा करके, संसार को, लोकम संसार को, सुवृष्टया अच्छी वर्षा के द्वारा, परितोषित्वा पूर्ण रूप से संतुष्ट करके, अच्छी प्रकार से संतुष्ट करके, नदीश तटाकानी नदी, नदीश नदी, तटाकानी तालाबों को, और पुरीत्वा उनको पूर्ण करके, उनको पूरी तरह से भर करके, जो तोयधरा, तोयधरा बादल होते हैं, निष्पन्न संश्याम खेती बाड़ी या फसल का कार्य संपन्न हो गया है जिसका, निष्पन्न संश्याम का अर्थ होता है भाई जिसका सब कुछ खेत का काम, धान का काम होता है, जो वो सब कुछ खेती बाड़ी का काम संपन्न हो गया हो, ऐसे उसको निष्पन्न संश्याम बोलते हैं। उसे वसुधाम पृथ्वी को, कृत्वा करके, त्यक्त्वा छोड़कर, नभ आकाश में, तोयधरा बादल, पर्यातः चले गए हैं। अर्थात इसका अभिप्राय है कि तोयधरा दो जो बादल हैं, सुवृष्टि अच्छी प्रकार से वर्षा करके, लोकम प्रीतोषित्वा संसार को संतुष्ट करके, नदी तटाकानी च पूरित्वा नदियाँ और तालाबों को, तटाकानी तालाबों को पूर्ण रूप से भरकर, वसुधाम निष्पन्न सस्याम और पृथ्वी को खेती बाड़ी के कार्य को संपन्न करके, संतुष्ट करके, और ऐसा कार्य करके वह जो नभ त्यक्त्वा आकाश को छोड़कर, पर्यातः तोयधरा बादल, भैया ऐसे वह आकाश को छोड़कर बादल चले गए हैं। बादल अच्छे प्रकार से वर्षा के द्वारा संसार के लोगों को संतुष्ट करके, नदियों तालाबों को पूर्ण रूप से भरकर,
पृथ्वी को खेती बाड़ी के कार्य से संपन्न करके इस प्रकार वह बादल आकाश को छोड़कर चले गए हैं। तो जब वर्षा ऋतु समाप्त होती है तो बादल दिखाई नहीं देते, बादल चले जाते हैं। तो इस प्रकार ये बादल चले गए हैं। इस श्लोक में यही बताया कि वर्षा ऋतु ने अपने पूर्ण उत्तरदायित्व का कार्य किया है। नदी तालाब जल से भर गए हैं। किसानों के लिए खेत हर प्रकार की फसलों को उत्पन्न करने के योग्य हो गए हैं। संसार के लोग प्रसन्न हैं और इस प्रकार अपने कार्यों को पूरा करके बादल अब आकाश में दिखाई नहीं दे रहे। इस प्रकार की समाप्ति, वर्षा ऋतु की समाप्ति और शरद ऋतु का आगमन हो चुका है। अर्थात वर्षा ऋतु समाप्त होने पर शरद ऋतु, सर्दी की ऋतु प्रारंभ हो जाती है। तो जो हमारा ये उसके बाद 9वां श्लोक है, ये श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आता है। रवि संक्रांत सौभाग्य तुषार अरुण मंडल है, निश्वासांध इवादर्श चंद्रमा न प्रकाशते। रवि संक्रांत सौभाग्य, रवि संक्रांत सूर्य के द्वारा जिसका प्रकाश, रवि सूर्य के द्वारा, संक्रांत सौभाग्य सूर्य के द्वारा जिसका प्रकाश मलिन कर दिया गया है। तुषार अरुण मंडल है, तुषारा अरुण मंडल है, ओस की बूंदों से जिसका मंडल अरुण वर्ण का कर दिया है। ओस की बूंदों के द्वारा जिसका मंडल, जिसकी शोभा अरुण वर्ण। अरुण वर्ण का अर्थ होता है जब जैसे सूर्य उदय होता है सुबह, लालिमा होती है, जो लाल वर्ण होता है, ऐसे उस वर्ण को अरुण मंडल कहते हैं। और निश्वासांध, श्वास से मलिन किया गया, इव उसकी तरह, आदर्श होता है दर्पण, जिसको हम मिरर कहते हैं। चंद्रमा, ऐसा वह चंद्रमा, न प्रकाशते, सुशोभित नहीं होता। अर्थात इसका अर्थ है कि सूर्य के द्वारा जिसका प्रकाश मलिन कर दिया गया है, सूर्य के द्वारा जिसका प्रकाश मलिन कर दिया गया है, ऐसा चंद्रमा श्वास से, निश्वासांध है, श्वास के द्वारा, सांस के द्वारा मलिन किए गए दर्पण के समान वह प्रकाशित नहीं हो रहा। जैसे हम सर्दी की ऋतु में यदि हम शीशे के सामने, दर्पण के सामने खड़े होकर ऐसे हम सांस भी छोड़ देते हैं तो उस शीशे के ऊपर एक ओस जम जाती है। कभी कभी गाड़ियों में देखते हो आप, जब एसी ज़्यादा चलाते हैं तो शीशे के अंदर भी ओस की बूंदें जम जाती है और जो शीशे से हम आर पार उसको सही क्लियर नहीं देख पाते, साफ दिखाई नहीं देगा, तो वो मलिन हो जाता है उससे। यहाँ पर भी वही बताया गया है कि सूर्य के द्वारा जिसका प्रकाश मलिन कर दिया गया है। भाई जो सूर्य जब उदय होता है उससे प्रकाश मलिन होने से चंद्रमा की कांति फीकी पड़ गई। जैसे चांद रात को चांदनी होती है, उसकी प्रकाश होता है, और सुबह सूर्य उदय होने से चंद्रमा का प्रकाश समाप्त हो जाता है। अर्थात सूर्य के द्वारा उस चंद्रमा का प्रकाश मलिन कर दिया गया है। ऐसा चंद्रमा श्वास से मलिन किए गए, उस श्वास से मलिन किए गए दर्पण के समान प्रकाशित नहीं हो रहा। भाव यह है कि हेमंत ऋतु के आने से चंद्रमा की कांति फीकी पड़ गई है, उसका प्रकाश मलिन हो गया है। जिस प्रकार श्वास से शीशे की चमक हल्की हो जाती है, उससे चेहरा हमें साफ दिखाई नहीं पड़ता, उसी प्रकार ओस की बूंदों के कारण चंद्रमा की चमक भी, जब ओस होती है सुबह उसमें शरद ऋतु में, उस ओस की बूंदों से भी चंद्रमा की चमक फीकी पड़ गई है, उसकी चांदनी का प्रभाव बहुत कम पड़ रहा है। यही इसका अभिप्राय है। 10वां श्लोक है हमारा ये, वाष्प संछन सलीला ऋत विज्ञेय सारसः हिमाद्र बालुकास्तिरै सरितो भान्ति सांप्रतम। इसमें बताया गया है, सांप्रतम का अर्थ होता है जो अंत में आया है दूसरी पंक्ति के, सांप्रतम अर्थ है अब। वाष्प संछन सलीला, वाष्प होता है भाप, भाप, और सलीला का अर्थ होता है जल। उत विज्ञेय सारसः, रुत विज्ञेय सारसः, विज्ञेय विशेष रूप से जानने के योग्य, उत जमा विज्ञेय है, सारसः विशेष रूप से जानने के योग्य, हिमाद्र बालुकास्तिरै, हिम होता है बर्फ और आद्र होता है गीली, बालू का रेत होता है, जो बालू रेत होता है, सरितः नदियां, तिरै तटों से, भांति सुशोभित हो रही है, सांप्रतम अब, और भांति ऐसी प्रतीत हो रही है। अर्थात इसका अर्थ है सांप्रतम अब
अब भाप से ढके हुए वाष्प संचन सलीला, भाप से ढके हुए सलीला जल, भाप से ढके हुए जल वाली सलीला सारसों की आवाज़, ऋत्विगेय सारसा, सारसों की जो आवाज़ है वह ऋत्विगेय है, विशेष रूप से जानने के योग्य है। और हिमाद्र बालुका सरिता तीरई भांति, हिमाद्र बर्फ से ठंडी गीली रेत वाली जो नदियां हैं, बालुका सरिता बर्फ से ठंडी गीली रेत वाली नदियां, तीरई अपने किनारों से भांति सुशोभित हो रही है, उनसे अच्छी लग रही है। अर्थात अब भाप से ढके हुए जल वाली, जैसे तालाब होता है उसके ऊपर एक ओस की भाप होती है, उससे ढके हुए जल वाली, और वहाँ पर जो सारस होते हैं उनकी आवाज़ से सुशोभित, विशेष रूप से जानने के योग्य है भाई किसकी आवाज़ है, कैसी आवाज़ है ऐसे। और हिमाद्र बालू कहा, बर्फ से ठंडी गीली रेत वाली, आर्द्र गीली, बर्फ से ठंडी गीली रेत वाली जो नदियां हैं वह अपने तटीय किनारों से, तीरी किनारों से भांति सुशोभित हो रही है। अर्थात इसका भाव यही है कि भाई शिशिर ऋतु में शीत के कारण नदियों के किनारों की रेत बर्फ से गीली तथा ठंडी हो जाती है, वहाँ सारस पक्षियों की पंक्तियाँ आकर आवाज़ करती है, और नदियों का पानी भी उसकी बूंद रूपी भाप की परत से ढका हुआ सा प्रतीत होता है। इस प्रकार कवि के द्वारा किया गया शिशिर ऋतु का चित्रण बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। और एक हमारा जो अंतिम श्लोक है इसमें बताया गया है, हंसो यथा राजत पंजरस्थ, हंसो यथा राजत पंजरस्थ है, सिंहो यथा मंद्र कंदरस्थ है, वीरो यथा गर्वित कुंजरस्थ, चंद्रोपि बभराज तथा अम्बरस्थ है। अर्थात इसमें यही बताया गया है कि जो हमारा यथा जैसे हंस है, हंस पक्षी, राजत पंजरस्थ है, राजत सुशोभित होता है, पंजरस्थ है पिंजरे में, जिस प्रकार पिंजरे में पड़ा हुआ हंस सुशोभित होता है, यथा सिंह है मंद्र कंदरस्थ, जिस प्रकार सिंह है शेर मंद्र कंदरस्थ है, मंद्राचल पर्वत की कंदरा में स्थित, कंदरा अर्थात गुफा में जिस प्रकार शेर मंद्राचल पर्वत की गुफा में स्थित सुशोभित होता है। और यथा वीर गर्वित कुंजरस्थ, यथा जिस प्रकार वीर है वीर गर्वित मदमस्त हाथी, जिस प्रकार मदमस्त हाथी कुंजरस्थ है, हाथी पर बैठा हुआ वीर सुशोभित होता है, गर्वित कुंजरस्थ है वीर है, जिस प्रकार मदमस्त हाथी पर बैठा हुआ वीर सुशोभित होता है, उसी प्रकार अम्बरस्थ चंद्र एपी बभराज, उसी प्रकार चंद्रमा भी अम्बरस्थ आकाश में स्थित बभराज में सुशोभित हो रहा है। अर्थात इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार पिंजरे में पड़ा हुआ हंस सुशोभित होता है, जिस प्रकार मंदराचल पर्वत की गुफा में स्थित शेर सुशोभित होता है, और जिस प्रकार मदमस्त हाथी पर बैठा हुआ वीर व्यक्ति सुशोभित होता है, उसी प्रकार उदित होता हुआ चंद्रमा आकाश में सुशोभित हो रहा है। इस श्लोक में कवि द्वारा चंद्रमा के उदय के, जब चंद्रमा उदय होता है उसके दृश्य को अनेक प्रकार के दृष्टांतों द्वारा बताया गया है। पिंजरे में स्थित हंस, गुफा में रहते हुए शेर, मदमस्त पर हाथी पर बैठा हुआ वीर जैसे सुशोभित होता है, वैसे ही आकाश में स्थित चंद्रमा भी सुंदर प्रतीत सुशोभित हो रहा है। तो इस प्रकार ये हमारा ऋतु चित्रणम पाठ का हिंदी अनुवाद है। तो अन्य भी वीडियो देखने के लिए सभी बच्चे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। नमो नमः।